हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो कल हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट है, लेक्चर नंबर 2, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो आपके सिलेबस में जो मेन टॉपिक दिया हुआ है वो है न्यूक्लिएज। तो न्यूक्लियस के अंदर में हमारे पास 3 वेराइटी होता है, तो मैंने मेन टॉपिक लिखा है न्यूक्लियस। अब इसके अंडर में अगर हम बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा आता है एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि आखिरी में एज लिखा है मतलब ये एक एंजाइम होगा। और न्यूक्लिया वर्ड कहाँ से आया होगा, ये वर्ड आया है न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड मतलब आपका डीएनए। तो जब डीएनए को डिग्रेड करने वाला एंजाइम क्रिएट हुआ तो उसका नाम पड़ा न्यूक्लियस। तो ये क्या है, ये है एक डीएनए डिग्रेडिंग, जिस डीएनए को कट करने वाला एंजाइम जिसका नाम है न्यूक्लियेसिस। न्यूक्लियेसिस में जब हम 2 पार्ट की बात करते हैं, एक है एक्सो और एक है एंडो। एक्सो का मतलब होता है आउटर रीजन्स। अगर आउटर रीजन्स में आप कट करवा रहे हो तो उसके लिए जो एंजाइम लगेगा उसका नाम होगा एक्सोन्यूक्लियस, और जो मिडिल पार्ट्स में ब्रेक करने में हेल्प करेगा वो है एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सो आएगा आउटर पार्ट के लिए और ये आएगा इन बिटवीन स्ट्रैंड में। स्ट्रैंड के बीच में कहीं उसको कट करने के लिए आपको जो यूज़ करना होगा वो होगा एंडोन्यूक्लियस, जो कि बीच में काटेगा। अब काटेगा तो कैसे काटता है, क्योंकि जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि डीएनए में एक शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस होता है। तो इसमें जो बैकबोन होता है वो होता है शुगर विद फॉस्फेट का, और साथ ही साथ इसमें जो बॉन्ड्स बीच में होती है जो नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ती है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ब्रेकेज जब होता है तो ब्रेक होगा बैकबोन, और बैकबोन में प्रेजेंट होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ब्रेकेज होगा वो होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेकेज। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो न्यूक्लियस काम कर रहा है। तो फिर से एक ओवरव्यू बता रही हूँ। न्यूक्लियस का मतलब है एक वो एंजाइम जो कि न्यूक्लिक एसिड को काट सकता है। कैसे काटेगा, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काट देगा या ब्रेक कर देगा, जिसके कारण स्ट्रैंड में ब्रेकेज होगा। अब अगर ये ब्रेक एकदम आउटर मतलब लास्ट 3' और 5' है, अगर वो 3' या 5' एंड से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हुए चल रहा है तब उसका नाम हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस। अगर वो बीच में कहीं से ब्रेक कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ तक का पॉइंट्स आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अभी तक हमने तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ा ही नहीं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियस का वैरायटी है, मतलब ये कट करेगा इन बिटवीन द स्ट्रैंड। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये अगर आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्ट्रैंड होगा 3' to 5' ओरिएंटेशन और एक हो जाएगा 5' to 3' ओरिएंटेशन। ये स्ट्रैंड जहाँ से 3' चल रहा है ये आगे जाके इसका जो दूसरा एंड होगा वो 5' है। ये जो 5' से स्टार्ट हुआ है वो ऊपर से जाके कंप्लीट होगा, वहाँ पे 3' है। ठीक है। अब इसमें से अगर इसको ब्रेक करना है तो ये कहीं पे भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा तो वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं कि इस तरह के एंडोन्यूक्लियस में 2 फंक्शंस है। किस तरह से फंक्शंस है, कैसे काम करते हैं, ये हम डिटेल में अब देखते हैं। तो
इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अगर हम इस पूरे चैप्टर को या पूरे लेक्चर का मेन हेडिंग डाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो होगा कि ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ने वाला एंजाइम है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा कि ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने वाला एंजाइम है, इसीलिए इस एंजाइम को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स। सीजर्स मतलब कैंची। तो ये क्या करता है, डीएनए को कट करता है, इसीलिए इसका नाम है मॉलिक्यूलर सीजर्स। कैसे कट करता है, अभी तक याद हो चुका होगा कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देता है, इसीलिए ये कट कर रहा है। अब आते हैं इसका फंक्शन, ये कट कैसे करेगा और कहाँ करेगा, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस एंजाइम के पास एक फंक्शन है रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना, तो ये एंजाइम पहला काम करेगा पहचानेगा। किसको पहचानेगा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस को पहचानेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डीएनए की। तो हमारा जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को पहचानेगा। उस रिकॉग्निशन पोजीशन या रिकॉग्निशन साइट जिसको वो पहचानता है उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट या रिकॉग्निशन लोकेशन। अब रिकॉग्निशन साइट में होगा क्या, रिकॉग्निशन साइट में होगा नाइट्रोजनस बेसेस का सीक्वेंस। ये होगा नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस। सपोज मैंने लिखा GAATTC, ये बहुत कॉमन है इसीलिए हम लिखते हैं बार बार GAATTC। अब ये क्या है, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन। मतलब कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा है जो कि इस GAATTC सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है या पहचान रहा है। तो पहला काम क्या हो गया कि वो पूरे डीएनए सीक्वेंस में इस सीक्वेंस को ढूंढ ढूंढ के पहचान लेता है। जब इस सीक्वेंस को वो पहचान लेता है तो उसका नेक्स्ट फंक्शन होता है बॉन्ड का ब्रेकेज। बॉन्ड का ब्रेकेज या बॉन्ड को ब्रेक करना। अब तक आपको याद हो गया होगा कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता कहाँ है, अगर हम शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बोले तो इस तरह से ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है। अगर आप यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ दोगे और यहाँ से इस बॉन्ड को भी तोड़ दोगे तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, या ये बॉन्ड को तोड़ दोगे तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड अलग हो जाएगा। तो इस तरह से वो एक जगह पे क्लीवेज क्रिएट कर सकता है या ब्रेक क्रिएट कर सकता है। तो इसने पहला काम किया रिकॉग्नाइज किया, दूसरा काम किया उसको कट कर दिया। जब इसको कट कर दिया तो ये जो डीएनए का फ्रैगमेंट था, इस डीएनए के फ्रैगमेंट में बीच से टूट गए। अब बीच से जब टूट गए तो कितने तरह से टूट सकते हैं, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें दो तरह से ये टूट सकते हैं और बना सकते हैं दो तरह का एंड। पहला होता है स्टिकी एंड, इस स्टिकी एंड को बोला जाता है कोहेसिव एंड, कोहेसिव एंड या स्टिकी एंड। दूसरा एंड होता है ब्लंट एंड्स। अब ये कैसा होता है, सपोज हम एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ऐसा सीधा रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके ईज के लिए, पर कभी भी डीएनए ऐसे लैडर शेप का होता नहीं है। ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं जो कि हम लैडर शेप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सपोज एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक ऐसा वैरायटी है जो इस स्ट्रैंड को यहाँ से और यहाँ से कट कर रहा है।
दूसरा वैरायटी है जो स्ट्रैंड को यहाँ और यहाँ पे कट कर रहा है। तो अब कैसे काम होगा, जब ये यहाँ और इधर से काम कट करेगा तो एक फ्रैगमेंट आपका ऐसा बन जाएगा और दूसरा वाला जो फ्रैगमेंट होगा वो फ्रैगमेंट कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे ये अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस रहेंगे। ये अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेस क्योंकि ये खाली है तो इसमें प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को जोड़ सकता है। तो इसीलिए इस खाली वाले पार्ट को ही हम बोलते हैं स्टिकी एंड या फिर कोहेसिव एंड। इसको आप बोल सकते हो स्टिकी एंड या फिर कोहेसिव एंड। दूसरा कंडीशन, जब ऊपर और नीचे स्ट्रैंड को एक ही पोजीशन में कट किया जा रहा है तो आपका एक टुकड़ा ऐसा बनेगा और यहाँ से कटने के बाद दूसरा टुकड़ा ऐसा बन जाएगा। तो ये हो जाता है ब्लंटेड। तो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जब काम करेंगे तो पहला काम करेंगे कि वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेंगे और दो तरह के एंड मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, एक है स्टिकी एंड और दूसरा है ब्लंट एंडेड मॉलिक्यूल। अब हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, पर सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का सोर्स क्या है, ये कहाँ से आया है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के सोर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक बैक्टीरियल सेल को समझना होगा। हम एक बैक्टीरियल सेल को एज्यूम करते हैं। सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल के पास इसका खुद का एक जीनोमिक डीएनए है। अब जीनोमिक डीएनए से वो सारे प्रोटीन कोड करता होगा जो उसको ज़रूरत है। उसके हर एक रिक्वायरमेंट में जो जो प्रोटीन लग रहा है वो सारे प्रोटीन्स को ये खुद ही कोड करता होगा। अब इसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी है कि अपने आप को बचाना, दैट इज़ डिफेंस। जैसे हम हमारे इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, वैसे बैक्टीरिया के पास भी एक ऐसा प्रोटीन होता है जो वो अपने आप को बचाने के लिए काम करता है। तो ये जीनोमिक डीएनए वैसा कुछ प्रोटीन भी बनाता होगा जो इस सेल को बचा के रखता है। किससे बचाना है? कोई भी इन्वेडर से बचाना है या कोई भी अटैक से बचाना है। सपोज एक बैक्टीरियोफेज आया और आने के बाद इस पे लैंड कर गया, तो बैक्टीरियोफेज वर्ड से ही हम समझते हैं कि ये बैक्टीरिया को खा जाता है। कैसे खा जाता है? जब इस बैक्टीरियोफेज का डीएनए सेल के अंदर घुसता है तो ये क्या करता है, ये सेल का जो ये बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है ये इस डीएनए को ख़राब कर देता है और इस सेल के अंदर जो मैकेनिज्म है वो खुद यूटिलाइज कर लेता है। तो इसके कारण ये सेल डैमेज हो जाता है। अब ये इसको कैसे क्लीव करता है या डीएनए को फ्रैगमेंट कैसे करता होगा? ये जो फेज का पार्टिकल है ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिक्रीट करता होगा जो कि इस डीएनए को तोड़ देता होगा। अगर सपोज ये इस डीएनए को तोड़ दे तो आपके होस्ट सेल का जो जीनोमिक डीएनए है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब इसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया मतलब अब होस्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए का होगा, इसका पूरा आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इस तरह से वर्क होगा तो ये सेल डैमेज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए सेल क्या करता होगा? इससे बचने के लिए ये जो सेल का जीनोमिक डीएनए है ये भी अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाता होगा क्योंकि इसको भी बचना है। तो जब ये अपना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बना रहा है तो वो कैसे काम करेगा? अभी मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करेगा और उन स्पेसिफिक लोकेशंस को बोला जाता है रिकॉग्निशन साइट। अब हम थोड़ा सा बेस समझते हैं कि अगर ये बैक्टीरियल सेल के अंदर में इसका जीनोम है
और ये खुद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बना रहा है। कैसे बनाएगा? ये इसका जीनोम है, यहाँ पे ये पार्ट ऑफ जीन है जो कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्रिएट कर रहा है। तो इस जीनोम में से अगर ये बन रहा है तो इसका काम क्या है? इसका काम है रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानना। तो अगर इसको रिकॉग्निशन सीक्वेंस इसी डीएनए में मिल जाए तो क्या करेगा? अगर इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सीक्वेंस इसी डीएनए के अंदर मिल जाएगा तो फिर वो उसी को काट देगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि आपका ये होस्ट जीनोम फिर से कट गया। तो वो अपने आप को तो मारेगा नहीं, इतना बुद्धू तो वो है नहीं। तो वो क्या करता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के प्रोडक्शन के साथ साथ और एक चीज़ का प्रोडक्शन करता है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन एंजाइम्स या मॉडिफिकेशन प्रॉपर्टीज़। मॉडिफाई करने की प्रॉपर्टी होती है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर। ये आपके सिलेबस का और एक पार्ट है जहाँ पे लिखा है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशंस या रेस्ट्रिक्शन के मॉडिफिकेशन सिस्टम्स। तो अब वो क्या करता है? वो आपका जो डीएनए है, जो बैक्टीरियल सेल का खुद का डीएनए है, इस डीएनए को वो मॉडिफाई कर देता है। इस डीएनए को वो कैसे मॉडिफाई करता होगा? इस डीएनए को मॉडिफाई करने के लिए उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जहाँ जहाँ इस डीएनए में एडेनिन होगा, ध्यान से समझिएगा, इस होस्ट बैक्टीरियल होस्ट डीएनए में जहाँ जहाँ पे एडेनिन होगा, ये क्या करेगा? उस एडेनिन में मिथाइल ग्रुप को जोड़ देगा। ये मिथाइल ग्रुप को एडेनिन में जोड़ सकता है। कौन जोड़ सकता है? अगर उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास ये मॉडिफिकेशन की प्रॉपर्टी है तो ये क्या कर सकता है? ये किसी टाइम पे एडेनिन को मिथाइलेट कर सकता है। ये दोनों फंक्शन, मिथाइलेशन करना और डाइजेशन करना, ये दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। अगर वो मिथाइलेट कर रहा है तो उस टाइम पे वो मिथाइलेट ही करेगा, डाइजेशन तब नहीं करेगा। तो जैसे ही इसने मिथाइलेट कर लिया तो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम समझ जाएगा कि ये मेरा डीएनए है, तो अपने आप को तो मारोगे नहीं। तो जब वो अपने आप को नहीं मारोगे तो इसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो इसने बनाए वो सेल के अंदर स्टोर हो गए। तो इसके अंदर कौन रह गया? इसके अंदर रह गया इस जीनोमिक डीएनए से बना हुआ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब आया बाहर से फेज डीएनए। फेज डीएनए भी साथ में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ला सकता है और नहीं भी ला सकता है। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारा इम्यून सिस्टम जब बाहर से कोई पैथोजन आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ाई करता है उसके साथ। तो ये भी ऐसे ही करेगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले जाएगा और इस फेज डीएनए के ऊपर अटैक करेगा। और जैसे ही फेज डीएनए पे अटैक करता है तो वो क्या कर सकता है? इस फेज डीएनए को टुकड़ा टुकड़ा कर सकता है। अगर वो फेज डीएनए को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया मतलब ये इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कंट्रोल कर चुका है। तो ये प्रॉपर्टी के कारण इस सेल के अंदर के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है इसका इम्पोर्टेंस क्लियर हुआ और अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इन होस्ट सेल्स के अंदर से आइसोलेट किया गया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं ये आपको क्लियर हो चुका है। ये कैसे, किस तरह के एंड मॉलिक्यूल्स बनाता है? एक हो गया आपका स्टिकी एंड, दूसरा हो गया आपका ब्लंट एंड। ये आपको क्लियर हो गया है। थर्ड पॉइंट में ये भी क्लियर हुआ है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते कहाँ से हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? लिविंग सेल्स से, मोस्टली बैक्टीरियल सेल से ही ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए जाते हैं। चौथा प्रॉपर्टी आपको ये पता चल गया कि कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें मॉडिफिकेशन की प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉडिफाई भी कर सकता है। किसको? होस्ट डीएनए को। कैसे करता है?
होस्ट डीएनए के एडेनिन में जाके मिथाइल ग्रुप को जोड़ देता है। जब होस्ट डीएनए में जाके मिथाइल ग्रुप को जोड़ दे रहा है तो उससे क्या होता है, होस्ट डीएनए में एक टैग लग जाता है और सेल का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान लेता है कि ये मेरा खुद का डीएनए है। अब आगे हमको पढ़ना है कि ये जो एंजाइम्स है, अब हम तो सब जगह आर ई लिख के काम चला रहे हैं, तो क्या इसका एक्चुअल नेम RE ही है? नहीं, एक्चुअल नेम RE नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का एक नॉमेनक्लेचर का तरीका है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के भी अलग अलग वैरायटी है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमको पढ़ना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के टाइप्स, नॉट ऑन द बेसिस कि कहाँ काम कर रहा है। अगर वो एंड पे काम करता है तो एक्सो, बीच में काम कर रहा है तो एंडो, ये हमने सीख लिया है। अब हमको अलग टाइप्स के क्लासिफिकेशन पढ़ना है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में मॉडिफिकेशन प्रॉपर्टी है या नहीं, उसके अंदर के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उसका सिंगल सब यूनिट है कि नहीं, तो ये सारा डिटेल हमको पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किस तरह से उसको हम क्लासीफाई करते हैं, किस तरह से वो वर्क करता है। तो ओवरव्यू आज कंप्लीट हो गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट भी रहेगा कि हम बेसिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एक्टिविटी के बेसिस पे हम 3 वैरायटीज़ में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर एडवांस लेवल पढ़ेंगे। यहाँ तक का आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबाइएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।